हाँ, अपने आप को इग्नोर कर देती। जैसे अभी मैम थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा ना स्त्री, तो जो स्त्री का अस्तित्व है वो बहुत ही विशाल है और वो अपने लिए बहुत बाद में सोचती है, पहले अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। और यही कारण है कि आज की डेट में महिलाओं को जागरूक होने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो हमारे सेशन चलते हैं, हम गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, मलिन बस्ती, झुग्गी झोपड़ियों में, स्कूलों में और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जागरूकता का कार्य कर चुके हैं। जागरूकता में हमारे साथ डॉक्टर्स का पूरा पैनल होता है, जिसमें महिलाओं को जरूरी जो भी उनके प्रश्न होते हैं उनके उत्तर मिलते हम हैं। लोग उम्मीद करेंगे कि आपके साथ हम भी कभी किसी दिन यात्रा करते हैं। जरूर। वर्षा वर्मा जी, आप समाज के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। बताइए कि कोविड का जो दौर था वो बहुत कठिन दौर था और ये सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन कोई भी व्यक्ति, जो लोग मृत्यु जिनकी हो जाती थी उनके पास नहीं जाता था। मैंने बहुत सारे उदाहरण, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट थे तो हम लोग रोज़ देखते थे कि माँ मर गई है तो बेटा उसको नहीं जला रहा है, छोड़ दे रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े लोगों को देखा जो खुद नहीं होते थे, खुद नहीं जाते थे, दूसरे लोग जो है उसको जलाते थे। ऐसे में आपने बहुत सारे लोगों का संस्कार किया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है ये, तो आप इसको जरा बताइए विस्तार से। मैं समझता हूँ कि ये बहुत प्रेरणा की बात है। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच ले कि मैं बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो शायद वो नहीं कर पाएगा। बस जब आप ये सोचते हैं, जब एक बुरे मंजर को आप देखते हैं, समाज में कुछ जब गलत हो रहा होता है, शहर में हो रहा होता है, परिवार पे जब चीज़ें आपके ऊपर विपदा आई होती है, और उस समय आपको एक वो बहुत जो नाजुक समय होता है, उस समय आपको एक डिसीज़न लेना होता है। और वो होता है, दो ही तरह के डिसीज़न हो सकते हैं, या आप टूट करके घर में बैठ जाए, बिखर जाए, या टूट कर अगर आप बिखरे हैं तो वापस उठिए, अपने आप को माला में पिरोइए और मैदान में उतर आइए और समाज के लिए कुछ कर जाइए। तो वो एक नाजुक मंजर था जो मुझे लगा कि इस समय मुझे रो कर टूट कर घर में नहीं बैठना है। ऐसे हजारों लोग थे जिनके लिए हजारों रुपए मांग रहे थे। जो शव वाहन थे, लोगों को लग रहा था कि सिर्फ वहाँ पे रेमडेसिविर इंजेक्शन की या बेड की या डॉक्टर्स की कमी है। मैं बताऊं, जो वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो लोग थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट था डेथ हो जाने के बाद, क्योंकि आप भी जान रहे होंगे हॉस्पिटल में जो डेथ हो रही थी वो वापस अपने, जो लोग आ रहे थे वो वापस घर नहीं जा पा रहे थे। बहुत छोटा आंकड़ा था जो वापस अपने घर जा पा रहे थे। तो उन लोगों के लिए जो शव वाहन लगने थे उसका बहुत मोटा अमाउंट मांग रहे थे शव वाहन वाले। वो चीज़ जब मैंने देखी और सेम डे सेम टाइम पे मैंने वो डिसाइड कर लिया कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेवा है और इसको मुझे एनी हाउ मुझे नेक्स्ट डे से लगाना है। और वो जो ऐसा डिसीजन था, वो जो लगन थी, नेक्स्ट डे ही मैंने 9:30 बजे सवेरे एक गाड़ी ऐसी लगा दी थी जिससे कि पूरी तरह से निःशुल्क हम सेवाएं दे पा रहे थे। और डिमांड इतनी बढ़ गई थी, सोचिए आप, 4 किलोमीटर के लिए कोई 15,000 गाड़ी का मांग रहा था, कोई 10,000, कोई 12,000 मांग रहा था। अगर वो सेवा किसी को उस समय निःशुल्क मिल जाए तो एक प्यासे को एक बूंद पानी की तरह वो सेवा थी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपदा में अवसर इस तरह से बिल्कुल, उन्होंने बहुत आपदा में सहयोग करे, ये बहुत सही कहा। महत्वपूर्ण Definitely। मुझे लगता है कि हमारे जीवन में ये सीख लेनी चाहिए। खुशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशी जी, आप किस क्षेत्र में काम कर रही हैं और किस तरह की चुनौतियां एज अ फीमेल आपको उस क्षेत्र में आप उससे दो चार होना पड़ रहा है, किस तरह से काम कर रही हैं? मेरा नाम खुशी पांडे है। मैं सपनों की उड़ान फाउंडेशन रन कर रही हूँ। हमारी एक ब्रांच लखनऊ में है, एक दिल्ली और एक कानपुर में है। हम एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम कर रहे हैं, विडो हैंडीकैप्ड वुमेन्स के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। जिन लड़कियों के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, किसी भी कारणवश वो जो एसिड फेंका जाता है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं कि वो एक मिशन होता है किसी भी मेल इंसान का या किसी भी परिवारजन का, कि इनकी ज़िंदगी को यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। मैं उस चीज़ के लिए काम कर रही हूँ कि आप हमारे चेहरे पे एसिड फेंक सकते हैं, आप हमारे चीज़ों को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, पर आप हमारी उड़ान को नहीं रोक सकते। सो मैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए जीविका साथी प्रोजेक्ट चला रही हूँ। अभी तक हमारे 3 जीविका साथी सेंटर्स हैं जिसमें हम लोग सिलाई बुनाई का सारा काम सिखा रहे हैं और उन महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 15 महिलाओं का खुद का बिजनेस शुरू करा दिया है, जिसमें वो लोग महीने में जहां 3,000-4,000 रुपए कैफे में काम करके कमा रही थी, आज वो महिलाएं महीने के 50,000 रुपए कमा रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। श्वेता जी, मुझे ये बताइए कि गंगा के लिए अभी तक क्या क्या काम आपने किया है
आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्योंकि देखिए सफाई तो सबको करनी है, सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, संघ का काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है। मुझे याद है जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया था, उन्होंने सफाई की शुरुआत की थी। उन्होंने 9 लोगों को नामित किया था, फिर उन 9 लोगों ने 9 लोगों को नामित किया, फिर उन 9 लोगों ने 9 लोगों को नामित किया था। लेकिन जो अभियान शुरू किया गया था, जिस तरीके से फोर्स, मतलब एक शानदार अभियान था और उससे बदलाव भी आया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, हर दिन करने की जरूरत है। क्योंकि मुझे याद है, मैं तो गंगा के किनारे पला बढ़ा हूँ और मैंने गंगा को देखा है बहुत, मतलब मेरा पूरा बचपन उसके आसपास गुजरा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, गंगा समग्र क्या क्या काम कर रहा है और भविष्य में क्या क्या काम करने जा रहा है? गंगा समग्र के द्वारा हम मुख्य रूप से आम जनमानस को जन जागरण का एक प्रयास हम करते हैं, उनको समझ में आए कि किस तरह से हमें नदियों के साथ व्यवहार करना है, गंदगी नहीं फैलानी है, और जो पूजा के सामान और ये सब चीज़ें हम डालते हैं, एक तरह से आम जनमानस को हम जागृत करते हैं। और इसके अलावा हम सरकार को भी सुझाव देने का काम करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया। भविष्य की जो योजनाएं आप पूछ रहे हैं, भविष्य की हमारे योजनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जहां भी गंगा में और अन्य नदियों में जो भी नाले गिर रहे हैं, तो वहां पर हमारी कोशिश होगी कि वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे, जिससे कि गंदगी नदियों में ना जाए। बहुत बढ़िया जी। देखिए गंगा सबको, आप प्लीज सारे लोग ताली बजाइए, क्योंकि गंगा देखिए आपकी जीवन धारा है। गंगा और नदियां नहीं होंगी ना तो आपको पानी नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। और मैं सबको कहता हूं कि अगर बरसात हो तो बड़ा गड्ढा बनाएं अपने घर के आसपास और उसमें पानी भरें। ऐसा ना हो कि उसमें मच्छर पैदा हो जाए, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपके लिए समस्या बन जाएंगे। लेकिन हाँ, पानी जब जमीन के अंदर जाएगा तो कल को जब आपके की नई पीढ़ी आएगी, अगर उसको पानी की जरूरत होगी, उसको अपने यहाँ आसपास हैंडपंप लगवाना होगा तो वहाँ पे आपको पानी मिलेगा। आज देखिए, आप गांव में जाइए, कितना नीचे बोर करना पड़ता है तब आपको पानी मिलता है। बहुत सारी जगहों पे पानी मिलता ही नहीं है। तो सवाल यह है कि ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, ये सबका काम है, सबको मिलके करना है। और अगर हम हर दिन थोड़ा काम भी करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम कर लेंगे। मेरे मन में एक विचार था कि भाई सबको छुट्टी मिलती है, गंगा को भी तो छुट्टी मिलनी चाहिए। क्यों? एक दिन छुट्टी तो उनको भी मिलनी चाहिए, उनको भी तो छोड़ दो भाई, उनको भी तो जीने का हक है। अगर हम एक दिन शायद उनको छोड़ दें ऐसे, तो मैं समझता हूं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है हर जगह बढ़ा हुआ मिलेगा। आप देखिए कोविड में सारे लोग घरों में कैद थे, आप देखिए गंगा कितनी निर्मल हो गई थी। तो इससे ये पता चलता है कि गंगा को जो सबसे ज्यादा लोग जो है कष्ट दे रहे हैं वो हम ही आप हैं। जब हम नहीं जा रहे थे तो उनको कोई कष्ट नहीं था, और आज देखिए फिर से उनको तकलीफ है, तो तकलीफ तो आप ही लोग दूर करेंगे। तो ये सबको ये संकल्प लेके यहाँ से जाना है। बिल्कुल अरविंद जी, देखिए आपने भी जिक्र किया, आप गंगा किनारे वाले हैं, मैं खुद बनारस से हूँ। हमारे यहाँ किसी भी पर्व की शुरुआत जो है वो गंगा स्नान से होती है, क्योंकि मोक्ष नगरी भी है। तो गंगा स्नान करके ही जो है तमाम जो लोग हैं वो लौटते हैं। और ऐसे में जब पूजा आप गंगा की करते हैं तो उसका सत्कार कीजिए, आदर कीजिए। श्वेता जी, मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए अवेयरनेस तो कहीं ना कहीं लोग मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि फूल माला बस समर्पित कर देंगे और बस अपना जो इस तरह का संस्कार है या जो भी ट्रेडिशन, बस सब कुछ गंगा जी में डाल देंगे और मुक्ति भी मिल जाएगी और साथ ही पुण्य भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? और प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ एक्शन, कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम लंदन की थेम्स की बात की जाए तो वो भी नदी बहुत गंदी थी, लेकिन वहां का प्रशासन, वहां की सरकार, उसने ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया कि अब हम जब साफ नदियों का जिक्र करते हैं तो हम थेम्स का भी जिक्र करते हैं। आप सिंगापुर में कभी चले जाइए, आप देखिए, आप एक सामान नीचे नहीं फेंक सकते। अगर आपने सामान फेंका तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ पे कोई बात नहीं, सामान फेंक दिया। मैं देखता हूँ अक्सर ऑटो वाला अपना रोका, सड़क पे थूक के चला गया। तो हम लोग अपने आचार और विचार में बदलाव नहीं कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। तो आपको लगता है श्वेता जी, इस तरह के ठोस कदम प्रशासनिक स्तर पर भी उठाने की हमें जरूरत है? हाँ, जो आपके क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका मैं जवाब दे देती हूँ। हमारे सनातन धर्म में नदियों को आस्था का केंद्र और माँ का दर्जा देकर स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया गया है कि वहाँ हमें नदियों को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है। और हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि हमें फूल माला और मूर्तियों को नदियों में विसर्जित करना है।
तो ये जो व्यवहार हम नदियों के साथ करते हैं, ये सबसे, जब भी हम नदियों की सफाई के लिए जाते हैं, इतनी गंदगी के बीच में हमारे गणेश जी पड़े हुए मिलते हैं, मतलब मन दुखी हो जाता है ये सब देखकर। और सेकंड, जो प्रशासनिक स्तर पे जब तक हम लोगों के बीच में जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो प्रशासन 100% वो कुछ नहीं कर पाएगा, हमें सहयोग देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, सब लोग सहयोग दीजिए और ताली बजाइए प्लीज, तब मुझे लगेगा कि नहीं थोड़ा सहयोग दे रहे हैं हम। बशर बनोट, अब क्या कर रही हैं? अब तो फिलहाल तो सब कुछ शांति है, अच्छा है। बिल्कुल, आप सभी लोगों की तो आपका blessings- एम्बुलेंस क्या कर रहा है अभी? हाँ, आप सबकी ब्लेसिंग से जो सेवाएं सिर्फ लखनऊ में चल रही थी वो पूरे उत्तर प्रदेश को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रही है, पहुंचा रही है, हमारी खुद की एम्बुलेंस सर्विसेज और शव वाहन के रूप में। जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं वो हमें कॉल करते हैं डायरेक्टली और उनको हम एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और शव वाहन। मैं आपको बताऊं, इसी तर्ज पे लखनऊ की हर व्यक्ति से मेरा ये वादा है कि जब तक मेरे कंधे उनके साथ है, कोई भी व्यक्ति लावारिश नहीं कहलाएगा। लावारिश अंत समय में मैं जाती हूँ, उनका जो डेथ हो जाती है, जो लावारिश लोग होते हैं जिनकी डेथ के बाद में मैं न सिर्फ उनका कंधा बनती हूँ बल्कि उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करती हूँ, ताकि अंत समय जो हो वो बोझे के साथ ना हो, उनका वो सफ़र थोड़ा हल्का मैं कर पाऊँ। बहुत बहुत बढ़िया। खूबसूरत। खुशी जी, देखिए आपने जिक्र किया कि आप जो एसिड सर्वाइवर्स के लिए काम कर रही हैं, उस साइकोलॉजी से लड़ना, उन्हें समझाना कि नहीं, आपका जीवन यहीं पर अंत नहीं हुआ है उसका, आप आगे भी, आपके सपनों को कोई नहीं जला सकता, कैसे आप उनसे डील करती हैं? आपका पूरा अगर पूरी टीम का अगर हम जिक्र करें तो कैसे आप इस पर काम करती हैं? जब किसी भी महिला पे या किसी भी लड़की पे एसिड अटैक होता है तो 6 महीने तो हमारा ट्रीटमेंट में जाता है। हमारा कोलैबोरेशन मेदांता हॉस्पिटल के साथ है, अपोलो के साथ है, जो हमें निःशुल्क हमारी वुमेंस का इलाज कर रहे हैं। सो पहले तो 6 महीना जाता है कि वो रिकवर हो जाए। रिकवर होने के बाद किसी जिस औरत के ऊपर एसिड अटैक होता है वो इतनी सक्षम नहीं होती है कि वो तुरंत ही बाहर आ जाए। बहुत कम केसेस होते हैं, 1% या 2% की वो तुरंत हमारे साथ काम में आ जाती है। सो हम एनजीओ रन करते हैं सपनों की उड़ान फाउंडेशन के नाम से। तो हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। एक महिलाओं के लिए इनिशिएटिव ये है कि हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। लाइक अगर आप जैसे यहाँ पे सारी मेरी बहनें बैठी हैं, वो जानती होंगी कि डिस्पोजल पैड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, क्लॉथ पैड यूज़ करने चाहिए। अगर हम लोगों ने आज डिस्पोजेबल पैड्स यूज़ करना बंद नहीं करे तो आने वाले समय में हमारे आसपास केवल पैड के ढेर होंगे, क्योंकि डिकम्पोज हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन का कैंप है, अभी मेरा एक और इनिशिएटिव चल रहा है प्रोजेक्ट उजाला, साइकिलों पे लाइट लगाने वाला, वो इनिशिएटिव चल रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, उन सर्वाइवर्स को अपने साथ अपने कैंपेन्स में लेके जाते हैं। तो क्या होता है, बीइंग अ वॉलंटियर ना, उनका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उनको स्टेज मिलता है बोलने के लिए, उनको लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। जैसे किसी को मौका मिलने लगता है, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता जाता है और वो नॉर्मल अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर लेती है। नीलू जी, स्त्री फाउंडेशन कैसे काम कर रहा है, आपकी टीम कैसे काम कर रही है, अब हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि हमारी संस्था का नाम ही स्त्री है, तो स्त्री स्वास्थ्य के लिए हम समर्पित हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर कैसे होता है, उसकी रोकथाम कैसे की जाए। तो बहुत इजी सा एक प्रोसेस है जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी। जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर घर में महिलाएं हैं, बेटियां हैं, तो उनको जागरूक करें कि जो पीरियड्स हमारे होते हैं, जैसे ही हमारा पीरियड कंप्लीट होता है, ओवर होता है, जस्ट आफ्टर 1 वीक खुद से बाथरूम में जाकर अपने कपड़े उतार कर शीशे के सामने खड़े होकर पहले लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को टच करें। जैसे कि अगर हम आटे की बोरी में एक ईंट डाल देंगे और उसको जब हम ढूंढेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर एक पत्थर की बोरी में एक पत्थर डाल देंगे तो वो पत्थर हमें नहीं मिलेगा। तो ठीक ऐसे ही माहवारी के बाद हमारे शरीर जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, कोमल हो जाता है, और ब्रेस्ट में अगर कोई भी गांठ है तो बहुत आसानी से हमें पता चलती है। और ऐसी स्थिति में नज़दीकी अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। रही बात सर्विस कैंसर की, तो जितनी भी टीनेजर्स हैं लगभग 9 साल की उम्र पे अपनी बच्चियों को HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके कई डोजेज हैं। अगर आप 9 से 15 साल के बीच में लगवाते हैं तो आपको 2 डोज देनी पड़ेगी, और 15 से 40 के बीच में अगर आप लगवाते हैं तो उसकी 3 डोज देनी पड़ेगी। ये वैक्सीन देने के बाद 99% सर्विस कैंसर से हम अपने देश को, अपने समाज को बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया।
बिल्कुल देखिए, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को लेकर आपको अवेयर होना है, खुद ही अपनी जांच करनी है। क्योंकि ये जानलेवा है। मैं समझता हूँ कि ये जो बातें हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोगों ने जो है जो बातें बताई वो जीवन रक्षक हैं और एक प्रेरणा देने वाली हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग जिस तरह से लोग कार्य कर रही हैं, हम लोग भी इनके साथ हैं और जहां इनको जरूरत होगी हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि किसी समस्या का जो सबसे अच्छा समाधान है वो है जागरूकता। अगर आप जागरूक हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही अगर किसी चीज़ को हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो शायद आप बड़ी समस्या से बच सकते हैं, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो लाशों को जलाने का मामला हो, चाहे वो एसिड अटैकर्स को रोजगार देने का मामला हो या उनके सर्वाइवल का मामला हो। मैं समझता हूँ कि एकमात्र सिर्फ इसका है कि पहले से अगर हम सचेत रहें तो शायद हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। आप सारे लोग जो है, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जाइएगा नहीं, हमारा अगला सेशन जो है ये महिलाएं इंतजार कर रही हैं और ये नाराज भी होंगी अगर चली गई, क्योंकि इन्होंने आपका बैठ के सेशन देखा है तो आपको भी इनका सेशन देखना होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।